जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास बड़ा ही चमत्कारी विषय है। इसको खोजते खोजते हमारा सामना ऐसी स्थिति से होता है कि हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पहले हमें स्वयं से पूछना होता है कि क्या यह संभव है। 1500 वर्ष पहले इतना उन्नत और अत्याधुनिक ज्ञान हम भारतीयों के पास था, इस पर हमें विश्वास भी नहीं होता। दोस्तों, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आकर कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। वैसे भी सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा ही विलक्षण और गौरवशाली रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ का मंदिर भारत के पश्चिम समुद्री तट पर है। विशाल अरब सागर रोज भगवान सोमनाथ के चरण छूता है और गत हजारों वर्षों से इतिहास में यह ज्ञात है कि अरब सागर ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। ना जाने कितने ही आंधी तूफान और चक्रवात आए, लेकिन किसी भी आंधी तूफान और चक्रवात ने मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंचाई। दोस्तों, इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ यानी कि खंबा है। वह बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह स्तंभ कब से वहां पर है पता पाना कठिन है, लेकिन 6वीं शताब्दी से इस बाण स्तंभ का इतिहास में नाम आता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाण स्तंभ का निर्माण 6वें शतक में हुआ। उससे भी सैकड़ों वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ होगा। यह एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता हुआ एक बाण है। दोस्तों, जब मैंने पहली बार इस स्तंभ को देखा और इस शिलालेख को पढ़ा तो मैं सोच में पड़ गया। यह ज्ञान इतने वर्षों पहले हम भारतीयों को कैसे संभव था। दोस्तों, संस्कृत में लिखे हुए इस पंक्ति के अर्थ में अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अटलांटिका तक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड नहीं आता। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि क्या यह एक सत्य है। दोस्तों, गूगल मैप में ढूंढने के बाद भी हमें वहां पर भूखंड नहीं दिखता, किंतु फिर भी यह प्रश्न वैसा का ही वैसा रहा। अगर हम मानकर भी चलते हैं कि सन 600 में इस बाण स्तंभ का निर्माण हुआ था, तो भी उस जमाने में यह ज्ञान की पृथ्वी पर दक्षिणी ध्रुव है हमारे पुरखों के पास कहां से आया। अगर यह भी मान लिया जाए कि उनको ज्ञात था कि दक्षिणी ध्रुव है, तो यह कैसे पता लगा कि सोमनाथ मंदिर से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी भूखंड नहीं है। यह नक्शा किसने तैयार किया, कैसे किया, यह सब कुछ अद्भुत है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि बाण स्तंभ के निर्माण काल में भारतीयों को पृथ्वी गोल है इस बात का ज्ञान था। इतना ही नहीं, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव भी है, यह ज्ञान भी उन लोगों को था। अब सवाल यह उठता है कि कैसे संभव हुआ। दोस्तों, इसके लिए पृथ्वी का एरियल व्यू लेने का कोई भी साधन उस समय उपलब्ध नहीं था, अथवा पृथ्वी का विकसित नक्शा बना कैसे। दोस्तों, नक्शे बनाने का एक शास्त्र होता है, अंग्रेजी में इसे कार्टोग्राफी कहते हैं। दोस्तों, यह शब्द मूल रूप से फ्रेंच है। यह प्राचीन शास्त्र है। दोस्तों, ईसा से पहले 6 से 8000 वर्ष पूर्व की गुफाओं में आकाश के ग्रह तारों के नक्शे मिले, परंतु पृथ्वी का पहला नक्शा किसने बनाया यह अभी तक ज्ञात नहीं है। हमारे भारतीय ज्ञान का कोई भी सबूत न मिलने के कारण यह सम्मान ग्रीक वैज्ञानिक एनेक्सीमेंडर को दिया जाता है। इसका कालखंड ईसा से पूर्व 611 से 540 वर्ष का था, किंतु इनका बनाया हुआ नक्शा अत्यंत प्राथमिक अवस्था में था। उस कालखंड में जहाँ जहाँ मनुष्यों की बसावट का ज्ञान था, बस वही नक्शे में दिखाया गया था। इसलिए उस नक्शे में उत्तर और दक्षिणी ध्रुव दिखने का कोई कारण ही नहीं था। दोस्तों, आज की दुनिया के वास्तविक रूप के करीब जाने वाला नक्शा हेनरिक मार्टेलस ने सन 1490 के आसपास तैयार किया। ऐसा माना जाता है कि कोलंबस ने इसी नक्शे के आधार पर अपना समुद्री सफर तय किया था। दोस्तों, पृथ्वी गोल है, इस प्रकार का विचार यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने व्यक्त किया था। एनेक्सीमेंडर ने ईसा से पूर्व 600 वर्ष पहले पृथ्वी को सिलेंडर के रूप में माना था। एरिस्टोटल ने भी ईसा से पूर्व 384 और 322 के करीब में पृथ्वी को गोल माना था। लेकिन भारत में यह ज्ञान बहुत ही प्राचीन समय से था, जिसके प्रमाण भी मिलते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर आगे चलकर आर्यभट्ट ने सन 500 के आसपास इस गोल पृथ्वी का व्यास 4967 योजन बताया था।
दोस्तों आज के नए मापदंडों के अनुसार 39,968 किलोमीटर हुआ, लेकिन आज के अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से पृथ्वी का व्यास 40,079 किलोमीटर माना गया। इसका अर्थ यह हुआ आर्यभट्ट के आकलन में और आज के आकलन में मात्र 0.26% का अंतर आ रहा था, जो कि नाम मात्र है। लगभग 1,500 वर्ष पहले आर्यभट्ट के पास यह ज्ञान कहां से आया? सन 2008 में जर्मनी के विख्यात इतिहासविद जोसेफ शॉर्ट्सबर्ग ने यह साबित कर दिया कि ईसा पूर्व 2 से 2,500 वर्ष पहले भारत में नक्शा शास्त्र अत्यंत विकसित था। नगर रचना के नक्शों के साथ साथ नौकायन के लिए भी आवश्यक नक्शे भी उपलब्ध थे। भारत में नौकायन शास्त्र प्राचीन काल से विकसित था। संपूर्ण दक्षिण एशिया में जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के चिन्ह पग पग पर दिखाई देते हैं, उससे यह ज्ञात होता है कि भारत के जहाज पूर्व दिशा में जावा, सुमात्रा, यवद्वीप को पार करके जापान तक यात्रा करके आते थे। सन 1955 में गुजरात के लोथल में 2,500 वर्ष पूर्व के अवशेष मिले। इसमें भारत के समृद्ध नौकायन के अनेक प्रमाण मिले। सोमनाथ मंदिर के निर्माण काल में दक्षिण ध्रुव तक का दिशा दर्शन उस समय के भारतीयों को ज्ञात था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में समुद्र में कोई अवरोध नहीं है, यह उनको कैसे पता था? ऐसा बाद में खोज निकाला गया, जहाँ दक्षिण ध्रुव से भारत के पश्चिम तट पर बिना अवरोध की सीधी रेखा जहाँ मिलती है, वहां पर पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। दोस्तों उस बाण स्तंभ पर लिखी गई उक्त पंक्तियों में जिसका उल्लेख किया गया है, वह ज्योति मार्ग क्या है? यह आज भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।